हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जिनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो हमने आपको बीते सप्ताह दिया था। और सवाल देखिए, निम्नलिखित आइलैंड को उनके द्वारा प्रशासित किए जाने वाले देश के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ आइलैंड है और दूसरी तरफ देश है कि जिनका प्रशासन उस आइलैंड में है। तो देखिए, प्रिंस एडवर्ड के सामने दक्षिण अफ्रीका लिखा है। देख लेते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है, इस पर दक्षिण अफ्रीका का प्रशासन है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये कहां पे है? इंडियन ओशियन। अब यह दक्षिण अफ्रीका से देखिए तो दक्षिण पूर्व की तरफ दिखाई देगा, इंडियन ओशियन में है। तो यह जो मिलान है यह तो सही है। अगला युग में देखते हैं, मायोटे फ्रांस के पास है इसका प्रशासन। अब देख लीजिए मायोटे आप देखेंगे तो मायोटे आपको दिखाई देगा यहां पर मेडागास्कर के पास में है और इस पर फ्रांस का शासन है। तो यह बात भी सही है। आप देखिए तो मेडागास्कर के जस्ट पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा, सॉरी उत्तर की तरफ दिखाई दे रहा है और इंडियन ओशियन में यह मौजूद है। तो यह युग भी सही है। अब उसके बाद देखिए, बोनिन के लिए जापान बताया जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। बोनिन आइलैंड को देखिए, बोनिन आइलैंड आपको यहां पे दिखेगा और यह जो है जापान इसके पास, यानी कि इस पर शासन अपना जमाता है और जापान के पास में ही है। देखिए तो यह आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन में दिखाई देगा। अब उसके बाद चौथा ही बचता है जो कि युग्म सही नहीं होगा, क्योंकि शुरू के तीन तो हमें सही मिल गए हैं। तो गुआम जो है वहां पर फ्रांस का शासन नहीं होगा। तो किसका प्रशासन है? आइए देख लेते हैं गुआम पे। हमें उसके लिए जानना जरूरी है कि गुआम है कहां पे। जब आप गुआम को देखेंगे तो गुआम आपको दिखाई देगा, यहां पर पापुआ न्यू गिनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर है और इसके उत्तर में आप जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन में गुआम दिखेगा। और इस पर किसका है? देखिए यूएसए का शासन है। तो याद रखिएगा कि इस पर जो गुआम है वह कहां पे है? पैसिफिक ओशियन में है, पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में है और इस पर यूएसए का शासन है। यह युग्म हमारा जो था वह यह बता रहा था कि इसमें सही जो जवाब होगा उस हिसाब से यहां पे यूएसए होना चाहिए, लेकिन फ्रांस है। तो चूंकि यह युग्म सही नहीं है इसलिए उत्तर हमारा यही सही है, क्योंकि हमने यही पूछा था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि असत्य युग्म है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 100 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी जो थे मलेशियाई हिरासत केंद्र से भाग गए हैं। इस वजह से मलेशिया को हम जान लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। मलेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश 2 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सेमिनन जंग मलेशिया बोर्नियो पर स्थित है और उसके बाद मलेशिया तिमुर मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। ये 2 स्थान की बात की गई है। तो अब देख लेते हैं क्या ऐसा ही है। तो ये बात तो देखिए सही है कि 2 द्वीप पर मलेशिया है। मलेशिया जो आपको मिलेगा वह साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। इसको जरा पास से देखें तो आप देखें कि आपको एक तरफ बोर्नियो आइलैंड दिख रहा है और एक तरफ सुमात्रा दिख रहा है। सुमात्रा के थोड़ी ऊपर आप देखेंगे तो यह जो है यह है मलय प्रायद्वीप और यहां पर भी मलेशिया है, यहां पर भी मलेशिया है। अब इसको जरा अच्छे से समझने के लिए आप इस तरह से देखिए, यहां बोर्नियो में भी मलेशिया है और मलय प्रायद्वीप पर भी है। तो ये कौन सा प्रायद्वीप है? जैसे मैंने आपसे बताया था, मलय प्रायद्वीप। और ये कौन सा है? बोर्नियो। यहां पे इंडोनेशिया है, बोर्नियो प्रायद्वीप में इंडोनेशिया है, मलेशिया भी है। और यहां पे देखिए ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं ये ब्रुनेई है। ये अपने आप में एक अलग देश है। तो देखिए ब्रुनेई कहां से सिर्फ एक देश के साथ सीमा बना रहा है, मलेशिया तिमुर, यानी कि मलेशिया के साथ में। अब जो सवाल था वहां पे देखिए, वहां पे जो स्टेटमेंट था उसकी उल्टी बात दिख रही है। वहां पे कहा था कि जो मलेशिया तिमुर है वह है मलय प्रायद्वीप में, जबकि मलय प्रायद्वीप यहां है और मलय प्रायद्वीप में सेमिनन जंग है। और उसमें क्या लिखा था कि जो सेमिनन जंग मलेशिया है वह कहां पे है? वह है बोर्नियो पे। तो बात उल्टी है, यानी कि वह स्टेटमेंट जो है गलत है। उसके बाद अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट था वह क्या था? यह देश भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। पहला वाला तो हमें गलत मिल गया है और हमें बताना है कि कितने इसमें कथन सही है। देखिए भूमध्य सागर के पूर्णतः दक्षिण में है कि नहीं है, आइए इसको देखते हैं और करीब से। यह आपका भूमध्य सागर है, सॉरी यह भूमध्य रेखा है, इक्वेटर की बात हो रही है, मैंने भूमध्य सागर बोला होगा। इक्वेटर के दक्षिण में है क्या मलेशिया? तो देखिए ये तो इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया है, मलेशिया तो ये है जो मलय प्रायद्वीप की हम बात कर रहे थे।
और यहाँ पे देखिए जो ब्रुनेई में मलेशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर तो आप कहीं भी आप देख लीजिए तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो मलेशिया का है उत्तर में ही है, दक्षिण में नहीं है और इक्वेटर के पास भी नहीं है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यह जो स्टेटमेंट है आप साफ साफ देख सकते हैं, जो कह रहा था यह देश भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। तो क्या ऐसा है? नहीं। तो पहला वाला भी सही नहीं है, दूसरा वाला भी सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, कौन से कथन सही हैं? तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अराल सागर पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्ति के कगार पर है। अराल सागर की सीमा किन दो देशों से स्पर्श करती है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। देखिए क्या बोल रहा है, अराल सागर की सीमा किन दो देशों से स्पर्श करती है, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको देखना है। तो अराल सागर जो है वह दो देशों के बीच में है, मतलब कि दोनों दो देशों में है। वो कौन से दो देश है ये हमें जानने हैं, तो हमें अवस्थिति जाननी होगी। हमें एशिया पे जाना होगा और एशिया को थोड़ी और पास से देखेंगे तो मध्य एशिया में आप देखेंगे तो दो देश हैं, एक देश है कजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। अब इसी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आप देखेंगे तो अरल सागर है, यह अरल सागर है और यह आप देखें तो दोनों में ही मौजूद दिखाई देता है। तो हमारा जो यह चुनना था कि कौन सा युग्म इसमें से सही है, कौन से दो देश मतलब सही हैं, तो कौन से हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि डी इसमें से सही होगा। इन दोनों को स्पर्श करती है अरल सागर या अराल सागर, उच्चारण में अलग अलग अंतर आ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रवांडा की सेना पूर्वी कांगो में सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलों का उपयोग कर रही है। अब इस आधार पे हमें देखना है। चलिए प्रश्न क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से कौन से देश पूर्णतः भू आवेष्टित होने के साथ साथ भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर भी स्थित हैं? तो चलिए देखना है। पूर्णतः भू आवेष्टित है मतलब समुद्र से सीमा नहीं बना रहे हैं, और भूमध्य रेखा पर भी हैं। दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है और भूमध्य रेखा में है। और किस महाद्वीप की बात हो रही है? अफ्रीका महाद्वीप की। किन देशों को देखना है? ये 6 देश हैं, गैबोन, युगांडा, बुरुंडी, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने देश हैं। चलिए देखते हैं, कूट बताने हैं कौन कौन से हैं। अब ये सारे भूमध्य रेखा पे देश हैं जो अफ्रीका में हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पूर्व में सोमालिया है और सबसे पश्चिम में देखेंगे तो गैबोन है, फिर उसके बाद कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर उसके बाद केन्या, युगांडा, सोमालिया, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए देखिए इसमें से कौन से इसमें से आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भू आविष्ट। ये सारे के सारे हमें भूमध्य रेखा पे तो मिल गए हैं, लेकिन अब भू आविष्टित इनमें से कौन सा दिख रहा है? तो आप देखिए ये जो पहला वाला है, पहला वाला कौन सा है? देखिए आपका गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देखिए यहाँ पे गैबोन समुद्र से लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद कांगो समुद्र से लगा हुआ है, डीआरसी यह थोड़ा सा क्षेत्र देखिए तो यह भी समुद्र से लगा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें इसको, यह कौन सा देश है? देख लीजिए युगांडा। युगांडा आपको समुद्र से लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डीसीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा देखिए है, युगांडा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ये दोनों देश भी मौजूद हैं, कौन कौन से हैं देखिए, सोमालिया और केन्या, ये दोनों के दोनों देखिए सीमा बना रहे हैं समुद्र से। कौन से देश यहाँ पर है आपको मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। यहाँ पे कौन सा महासागर मिलेगा? कमेंट करके एक बार बताइएगा। तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ युगांडा ऐसा है जो भू आवेष्टित भी है और कर्क रेखा पर भी है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, सिर्फ एक है, केवल दो मतलब युगांडा। चलिए अब देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की पहले खबर देख लेते हैं क्या है। अगले सवाल की खबर है, हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि वह समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। ड्रोन खरीदने की बात हुई किस लिए? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। तो यहां पे हम कुछ स्थानों के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। यूरोप के तटीय क्षेत्रों में क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधाराओं के मिलने से भी मछली पकड़ने का उत्तम स्थान निर्मित होता है। आगे देखिए, हम्बोल्ट जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है।
अब इसमें देखिए सही कथन का चुनाव करना है। देखते हैं अगला। अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास दो जलधाराओं के मिलने से मछली पकड़ने का उत्तम स्थान निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अगुलहास जलधारा फॉकलैंड द्वीप के तटीय क्षेत्रों से बहने वाली गर्म जलधारा है। 4 कथन है इसमें, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। एक एक करके कथन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यह जानना होगा कि जलधाराएं क्या हैं। जलधारा अपने आप देखिए समुद्र में एक किसी दिशा की तरफ निरंतर बढ़ते चलती जाती हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो जो जितना जल क्षेत्र है उसमें नदियों की तरह है। जो जलधारा जिस तरफ बढ़ रही है उस तरफ बढ़ ही रही है। जैसे नदी एक तरफ बढ़ती है एक दिशा में तो जाती रहती है, उसी प्रकार यह भी चलती रहती है महासागरों में नदी के प्रवाह की तरह। अब देखिए, जहां ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वहां पर प्लवकों के उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित होती है, अनुकूल स्थिति। अब जो प्लैंकटन जहां जिस क्षेत्र में आएंगे, प्लैंकटन मतलब सामुद्रिक वनस्पति की बात हो रही है, तो समुद्री वनस्पति जिस क्षेत्र में देखने को ज्यादा मिलेगी वहां पर क्या होगा? मत्स्य क्षेत्रों का विकास होना आसान हो सकेगा, क्योंकि मछलियां वहां पर पहुंचेंगी उस क्षेत्र में अपने भोजन के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिल रही होंगी तो वहां पर अच्छा खासा मत्स्य क्षेत्र निर्मित होगा और वहां पे फिर मछली पकड़ने के लिए लोग जाएंगे। अब देखिए, देखने वाली बात क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इन स्थानों पर तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे घने कोहरे की स्थिति बन जाती है। तो इन स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति भी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है? जलयान के यातायात में बाधा भी पहुंचने की स्थिति बनती है। तो ये अतिरिक्त जानकारी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था? यूरोप के तटीय क्षेत्रों में क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधाराओं के मिलने से ही मछली पकड़ने का उत्तम स्थान निर्मित होता है। देखिए, यह है क्यूरोशियो गर्म जलधारा है और ओयोशियो ठंडी जलधारा है, जापान के पूर्वी तट की तरफ है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे क्या कह रहा है? यूरोप के तटीय क्षेत्रों में क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधारा मिल तो रही है। अब मिल रही है जलधारा तो मछली पकड़ने के लिए अच्छी जगह तो है ही, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यह यूरोप की बात जो कह रहा था, यूरोप के तटीय क्षेत्र की, वहां की नहीं है, यह जापान के तटीय क्षेत्र की बात हो रही है। इस वजह से यह स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर स्टेटमेंट बी देखिए, हम्बोल्ट जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अब देखिए, हम्बोल्ट जलधारा जो है यह गर्म जलधारा नहीं है, यह ठंडी जलधारा है। इसी को हम पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, पेरू की जलधारा। तो यहां पर इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि यह ठंडी है, गर्म नहीं है। अब उसके बाद तीसरा देखिए, अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास दो जलधाराओं के मिलने से मछली पकड़ने का उत्तम स्थान निर्मित होता है, जिसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो यह है कि ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में एक स्पष्ट तथ्य है और यह सही तथ्य है। लेकिन अब बात है कि क्या यह सच में अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड में ही है, वो देख लेते हैं। अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड में आप देखें तो यह पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। अब उसमें आप देखें तो एक जलधारा ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है जो कि ठंडी जलधारा है, दूसरी तरफ से गर्म जलधारा। तो एक तरफ से लेब्राडोर जलधारा आ रही, दूसरी तरफ से गल्फ स्ट्रीम। अब ये जहां पे मिलते हैं वहीं पर है यह न्यू फाउंडलैंड। अब यहां पर भी मछली पकड़ने का स्थान अच्छा बनेगा और इसे हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को जहां पे दोनों जलधाराएं मिल रही हैं ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये बात जो है पूरी की पूरी सही दिखाई देती है। तो स्टेटमेंट तो हमें सही मिल चुका है, सी हमारा सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगला वाला भी देख लेते हैं कि अगुलहास जलधारा फॉकलैंड द्वीप के तटीय क्षेत्रों से बहने वाली गर्म जलधारा है। अब देखिए, अगुलहास जलधारा फॉकलैंड द्वीप के तटीय क्षेत्रों से बहने वाली। अब आप देखिए, अगुलहास जलधारा जो है आपको अफ्रीका के पूर्वी तट की तरफ दिखाई देगी। लेकिन बात यह है ये गर्म जलधारा है, यह बात तो सही है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि फॉकलैंड द्वीप के तटीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, जबकि फॉकलैंड द्वीप कहां पे है? फॉकलैंड द्वीप पीछे जाके देखेंगे थोड़ा सा तो यह हमें अफ्रीका नहीं, यहां पर दक्षिणी अमेरिका के पास इस जगह पे दिखाई देगी। जबकि यहां पे क्या कह रहा था इस सवाल में, तो इस हमारे अगले सवाल में बात हो रही थी, तो यह कह रहा था कि यह जो है अगुलहास जलधारा फॉकलैंड द्वीप के तटीय क्षेत्रों में है, जो कि यहां पर नहीं है, अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका में अगुलहास तो है लेकिन फॉकलैंड द्वीप नहीं है, उसके पास में नहीं दिखाई देता है, वह हमें दिखाई देता है दक्षिण अमेरिका के पास में।
तो चलिए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने पिछले हिसाब से देख लिया था मैप से। सी हमारा सही था। अगला समाचार देखिए, केन्या ने एक मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार की खोज की है। अब आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताना है। पहला कथन देखिए, केन्या की राजधानी नैरोबी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा देखिए, विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन से 3 देश के नाम आए हैं? केन्या, तंजानिया और युगांडा। अब चलिए देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या गलत है। अब कथन गलत है अगर हम ये पता चल जाएगा तो सही कौन से ये पता चल जाएगा, लेकिन हमें जवाब यही देना है कि गलत कौन से हैं। चलिए देखते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या सच में ऐसा है? यह है केन्या, अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इसकी राजधानी देखें तो नैरोबी यहां पर है और ये आप देखें तो ये आपको दिखेगी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में है और यह क्या कह रहा है? विषुवत रेखा के उत्तर में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कथन सही नहीं है। दूसरा कथन देखिए, विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अब विक्टोरिया झील है ये। अब देखिए कौन कौन से देश है। केन्या यहां पर है, फिर युगांडा यहां पर है, फिर तंजानिया यहां पर है। ये तंजानिया हो गया, युगांडा भी हो गया और केन्या भी हो गया। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? इन दोनों में से गलत कौन सा है? तो गलत है पहला वाला। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले उसकी खबर। यमन के हौथी विद्रोहियों, हौथी भी बोलते हैं, कहीं पे हूती भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इनको दुनिया में बोला जा रहा है, अपने मुख्य समर्थक ईरान की ओर जा रहे जहाज पर मिसाइल दागी है। ईरान इनको समर्थन दे रहा है, यह बात जगजाहिर है, खबरों में हमेशा आता रहा है यह बात। अब यह जो हौती है ये खुद जो हमास है उसको समर्थन देते हैं और इन्हें समर्थन कौन देता है? ईरान देता है। तो चलिए देखिए सवाल क्या है। लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, लंबे और संकीर्ण आकार का यह बेसिन उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर के बीच विस्तृत है। सवाल में देखिए क्या बात कह रहा है। लंबे और संकीर्ण आकार का है, क्या है? यह बेसिन उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर के बीच स्थित है। अब चलिए आप देख लेते हैं, हमें यह बताना है कौन से कथन इसमें से गलत हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट में जाते हैं। पहला देखिए, लंबे और संकीर्ण आकार का यह बेसिन उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर के बीच। लंबे आकार का यह बेसिन है। अब देखिए, अब उत्तर पश्चिम में कौन सा है? भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। यह लाल सागर बेसिन की बात हो रही थी और इसके उत्तर पश्चिम में है भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन दिखेगा। यह इसका विस्तार जब आगे देखेंगे तो दक्षिण पूर्व है ये। तो यह बात तो सही है, यहां पर कोई गलत इसमें बात दिखाई नहीं देती है। और यहीं पर आप देखेंगे स्वेज नहर के माध्यम से यह लाल सागर और मेडिटेरियन सी आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहां पे अगली जो बात कही गई है कि उत्तरी छोर पर, इसी लाल सागर के उत्तरी छोर की तरफ हम जाएंगे तो अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी पृथक होता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, यही लाल सागर जो था, जो हमने पहले देखा था, इसका विस्तार जब हम आगे की तरफ लेते हैं तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो विस्तार देखने को मिलेंगे। उसी को हम पास से देख रहे हैं। तो एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा हमें दिखाई देता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर गल्फ ऑफ स्वेज दिखाई देता है। फिर इसी में आगे हम जाएंगे तो स्वेज नहर है, फिर आगे मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेटमेंट भी सही है और यह पहला वाला भी स्टेटमेंट सही था। दो स्टेटमेंट हमें सही मिल चुके हैं, पहला और दूसरा। और सवाल क्या पूछा है? गलत कौन सा है, हमें यह बताना है। चलिए अब आगे अगला देख लेते हैं। देखिए, दक्षिणी छोर पर बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से, तो बाब अल मंडेब यहां पे है, जल डमरू मध्य है, जल संधि है, और यह गल्फ ऑफ अदन है और यह इंडियन ओशियन है। अब लाल सागर के लिए क्या बोल रहा है कि दक्षिणी छोर पर यह मतलब कि लाल सागर बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य से अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, फिर इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जुड़ा हुआ हमें। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा, दूसरा, पहला, तीनों स्टेटमेंट ही हमें सही मिले हैं। और सवाल में क्या पूछा था? कौन से कथन गलत हैं? तो गलत तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? सी, इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगले सवाल की सबसे पहले हम खबर देख लेते हैं कि हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है। चलिए, हिंद महासागर में नहीं ये बताना है, हो सकता है दूसरे महासागर में हो ही। तो चलिए सही विकल्प का चुनाव करते हैं, एक एक करके हम सबको देखते हैं। तुवालू को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तुवालू पैसिफिक ओशियन में, हिंद महासागर में नहीं है। तो अब यहां से हमें सीधे सीधे मिल गया। आप देखिए कि यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है। तो पापुआ न्यू गिनी के एकदम पूर्व में है और न्यूजीलैंड के एकदम उत्तर में है तुवालू। तो और यह है पैसिफिक ओशियन में। तो हमारा तो पहला वाला तो तय हो गया कि यह वाला जो है हिंद महासागर में नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब यह देखिए यहां पे आपको कोकोस दिखाई देगा। अब यह जो है इंडियन ओशियन में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इंडोनेशिया की जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला आप देखेंगे चागोस है। चागोस भी इंडियन ओशियन में, भारत से हम श्रीलंका होते हुए थोड़ा सा और नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ तो यह दिखाई देगा चागोस। अब उसके बाद देखिए अगला वाला आप देखेंगे तो यहां पर आपको रियूनियन दिखाई देगा। फ्रांस का शासन है यहां पर और यह इंडियन ओशियन में है, मेडागास्कर के पूर्व में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 4 देखे आइलैंड, 4 में से आप सवाल में देखिए तो कितने आपको दिखते हैं, कोकोस, रियूनियन और चागोस, ये तीनों के तीनों आपको इंडियन ओशियन में दिखाई देते हैं। लेकिन तुवालू पहला वाला ही पैसिफिक ओशियन में था। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। हिंद महासागर में कितने स्थित नहीं है, तो केवल एक, यानी कि बी, तुवालू नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी खबर देखते हैं। खबर है कि हाल ही में ईरान ने भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति प्रदान की है। तो इस वजह से हम थोड़ी सी स्थिति ईरान के आसपास के क्षेत्रों की देख लेते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस किस देश से लगती है। तो चलिए, कैस्पियन सागर की सीमा किस किस देश से लगती है, उसके लिए 6 देश दिए हुए हैं और हमें कैस्पियन सागर को जानना होगा नक्शे के माध्यम से। रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की और जॉर्जिया। और इसके लिए 4 कूट दे दिए हैं कि इनमें से किस किस देश से लगती है। तो हम देख लेते हैं। यह देखिए कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर के पास में अब देखिए कौन कौन से देश हैं, यानी उसकी सीमा लगती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो रूस, फिर उसके बाद कजाकिस्तान, फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तुर्कमेनिस्तान के बाद तो मिलेगा आपको ईरान, फिर उसके बाद अगला और आखिरी कौन सा है, अजरबैजान। जॉर्जिया को देख लीजिए तो जॉर्जिया और तुर्की यह दूर है, यह कैस्पियन सी से नहीं लगते हैं। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 ये 5 हमें दिखाई देते हैं। अब चलिए हमारे पास जो ऑप्शन थे उसमें से हम देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। तो अब आप देखिए कि आप इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं देख पा रहे हैं। रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्की और जॉर्जिया। अब यहां पे आप देखिए तो तुर्की और जॉर्जिया ये दूर है और यही ऐसे थे जो इसमें 5 और 6 नंबर पे थे। तो 1 से 4 तक तो हमें सारे मिलते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि डी हमारा सही उत्तर हो गया। यह जो है 4 देश ऐसे हैं शुरू के जो मिलते हैं, कैस्पियन सागर से अपनी सीमा टच करते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं, वह होगा 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन कौन से देश हैं, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया। कुल मिला के 6 देश दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं। अब आपको पता है क्योंकि चर्चा में जब यह सवाल आया था उस वक्त यूक्रेन बहुत था, तो यूक्रेन की सीमा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। यानी कि मानचित्र पर आधारित प्रश्न कब बनते हैं, जो स्थान चर्चा में परीक्षा के पहले रहते हैं। चलिए, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5, उसके लिए हमें नक्शे पर चलना होगा। अब यह नक्शे पर आप देखिए यूक्रेन जो है, यूक्रेन से कितने सारे देश ऐसे हैं जो आपको दिखाई देते हैं एक तरफ से लगे हुए। तो बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया 6 देश हैं, लेकिन इसमें से केवल 2 देश ही ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। देखिए उसको, एक तरफ आपको दिखाई देगा हंगरी और दूसरा आपको दिखाई देगा रोमानिया।
यहाँ पर यह रोमानिया की सीमा है और यहाँ पर यह हंगरी की सीमा है। अब बाकी जो देश हैं यहाँ पे आप देखिएगा, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लातविया और लिथुआनिया, वो इस नक्शे पर कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन कौन से देश दिखाई देंगे वो देख लीजिए। स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, उसके अलावा आप देखें तो और भी दिखेगा, माल्डोवा। लेकिन आपको कहीं भी ये देश नहीं दिखेंगे, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लातविया और लिथुआनिया। यानी कि सही जवाब अगर इसका देखा जाए तो क्या है कि केवल 2, यानी कि ए इसका सही जवाब है। जवाब हमें मिल चुका है। अब हम आ जाते हैं एक अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न है, सवाल है, यदि रमेश का घर किसी ऐसे देश में है जो 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है एवं उसके मित्र महेश का घर जो किसी दूसरे देश में है जो कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो यदि रमेश के स्थान पर सुबह के 8 बज रहे हैं तो महेश के यहां उस समय कितना समय होगा? 4 ऑप्शन है, 6:20, 7:30, 9:40 और 6:40। नक्शे पर आपकी अगर पकड़ होगी, आप अगर समझ पाएंगे कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी से समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है, कैसे गणित लगाई जाती है, तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न है, कोशिश कीजिए कि इसका जवाब आप दे सकें। इसके लिए आप कमेंट में जवाब देंगे। आप जब जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की इच्छा होती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।